हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिट 4 हम पढ़ रहे हैं और यूनिट 4 का क्लास नंबर 2 है हमारे पेपर 1 का। ये यूनिट 4 कम्युनिकेशन का क्लास नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि हम जो संवाद हम करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो संचार होता है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको देखेंगे और बहुत ही डिटेल में एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे बारे में जानने के लिए तो ये मेरा कुछ डिस्क्रिप्शन है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये हमारे बैच का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्ड क्लासेस लेते हैं, डिटेल में आपका टॉपिक कवरेज कराया जाता है और एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं आपकी। कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो ये दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर ज्ञानस्थली को फॉलो जरूर करिए और बाकी सभी सोशल मीडिया चैनल्स पे भी फॉलो करिए ज्ञानस्थली क्लासेस को। अगर आपने यूट्यूब पे ज्ञानस्थली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्लास नंबर 2 आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन जो है एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स और फीलिंग्स किन्हीं दो लोग या दो से अधिक लोगों के बीच में, यानी कि ग्रुप के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है और इंडिविजुअल्स के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन जो है अलग अलग चैनल्स के थ्रू होता है। यहाँ पर आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हो, यानी 1-on-1 कन्वर्सेशन होता है। यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, रिटन के तौर पे कर सकते हो, ईमेल्स यानी डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हो, फ़ोन कॉल्स के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जो संचार है वो अलग अलग चैनल्स से हो सकता है और यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप जो है ना कम्युनिकेशन कर सकते हो। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं कम्युनिकेशन की, इसको हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन जो है इसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है और इसमें जो है ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट ही नहीं करते हैं, बल्कि जो रिसीवर है, जो दूसरी तरफ जो भी हमसे कम्युनिकेट करते हैं ना, उनका फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये एक टू वे प्रोसेस है, एक दो तरफा प्रक्रिया है। यहाँ पर आप जो है एक सेंडर होता है, यहाँ पर आप मैसेज सेंडर जो है वो एनकोड करता है किसी चैनल के थ्रू, या मतलब कोई भी मीडियम एक चूज करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर यहाँ पर रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करता है, फिर यहाँ पर मैसेज को डिकोड किया जाता है और इसके बाद आखिरी में फीडबैक दिया जाता है। तो इससे फीडबैक से ये पता चलता है कि जो भी आपने कम्युनिकेशन में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट किया वो सही तरीके से पहुंचा कि नहीं रिसीवर तक, ठीक है। तो रिसीवर के एंड पे जो आप कम्युनिकेट करना चाहते थे वही कम्युनिकेशन हुआ, या फिर इस प्रोसेस के दौरान कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसे हम कहते हैं क्या, नॉइज़ की वजह से क्या होता है। नॉइज़ मतलब ये नॉर्मल नॉइज़ नहीं, ये कम्युनिकेशन का एक जो है फॉर्मल ये टर्म है नॉइज़। और इसमें क्या होता है ना कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए, वो डेटोरिएट हो जाए, कम्युनिकेशन जो आप करना चाहते हो वो ना हो कि कुछ और जो है वो चला जाए, और ये हो सकता है कि आप जिस मीडियम का यूज़ कर रहे हो उसके वजह से हो गया हो। फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन कॉल किया और नेटवर्क अच्छा नहीं है और जिस वजह से आप जो कहना चाहते हो वो रिसीवर कुछ और समझ गया, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो इसीलिए आपको फीडबैक रिसीवर अगर देता है तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो इसीलिए इसको हम टू वे प्रोसेस कहते हैं। और जैसे ही फीडबैक देता है ना, तो ये रिसीवर जो होता है ना, ये सेंडर के तौर पे देखा जाने लगता है और जो सेंडर है वो रिसीवर के तौर पे, क्योंकि फिर ये फीडबैक देंगे तो यहाँ भी मैसेज एनकोड होगा और वो जाएगा सेंडर तक, है ना। तो ये आपने आई होप कि समझ लिया हो। इसके बाद देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो आप वर्बली एंड नॉन वर्बली दोनों तरीके से हो सकता है। हमने पिछले भी लेक्चर में देखा कि मौखिक और गैर मौखिक तरीके से जो है कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसमें कम्युनिकेशन में वर्बल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे स्पोकन और रिटन वर्ड्स। आप मौखिक तरीके से बोल के भी, ठीक है, और लिख के भी कम्युनिकेशन होता है। और नॉन वर्बल एलिमेंट्स के तौर पे भी, जैसे बॉडी लैंग्वेज कैसा है आपका कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो, तो आप जेस्चर्स कैसा देते हो, किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, तो कोई आपका फेस, कोई आपका बॉडी लैंग्वेज देख के बता सकता है ना।
तो जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, इससे भी जो है बहुत कुछ पता चलता है कि कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है या फिर कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं है, इस सब चीज़ों के बारे में। तो इससे कंप्लीट मैसेज हो जाता है, कंप्लीट मैसेज जो है ना वो कन्वे होता है। यानी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन का। तो आपने समझा कि कैसे संचार में मौखिक तत्व और गैर मौखिक तत्व जो है ना ये दोनों शामिल होते हैं और जो एक साथ पूरे संदेश को देते हैं, तो इससे कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज जाता है। ठीक है, मोर कंप्लीट मैसेज, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव कहेंगे, एक व्यापक तरीके से जो है संदेश पहुंचता है दूसरे तरफ। कम्युनिकेशन की जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक गतिशील प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन जो है ना ये लगातार चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी आपसे किसी ने बताया कि वेदर जो है वो 16 डिग्री है, ठीक है, 16 डिग्री सेल्सियस। आपने ठीक है समझा, फिर आप तब तक वेदर चेंज हो गया, तो कम्युनिकेशन जो है वेदर अगर कोई वेदर का ऐप आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप देखोगे तो फिर वो अपडेट हो जाता है, 17 डिग्री तो 17 हो जाता है। तो वो क्या होता है ना कि ये डायनेमिक है, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस है। तो संचार जो है गतिशील और लगातार बदलता रहता है। और इसके साथ साथ देखें तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया, और जैसा फीडबैक मिलता है वैसे ही कम्युनिकेशन भी चेंज होता रहता है। तो ये अडाप्ट करता है फीडबैक के बेस पे, ठीक है। यानी कि कैसा जो है वो पूरा का पूरा आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है मैसेज का, कैसा फीडबैक मिला, और जैसे ही आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना तो वो इवॉल्व होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज। किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कह रहे हो, अगर वो चीज़ आप रिसीवर ना समझे तो वो बात को गलत ले सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन हो। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, और किसी संदेश का अर्थ उस संदर्भ से प्रभावित हो सकता है जिसमें वो दिया गया है ना। तो वो पूरा मीनिंग जो है ना वो उससे प्रभावित हो सकता है, इसीलिए इसे कॉन्टेक्चुअल भी हम कहते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि कम्युनिकेशन कॉन्टेक्चुअल होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में मैसेज दिया गया है उसका मीनिंग उस हिसाब से बदल जाता है। किस संदर्भ में आप कोई संदेश दे रहे हो वो उसका मीनिंग उसके हिसाब से बदल जाता है। और कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी को मैसेज किया और मैसेज करके बताया कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, ठीक है, मुझे आने में लेट हो जाएगा, ये आपने बोल दिया, ठीक। तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो कॉन्टेक्स्ट अगर समझ जाएगा कि हाँ आपको कहाँ आने में लेट हो जाएगा, उसको ये भी पता होना चाहिए, लेट होगा तो कितना लेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्चुअल आपने बता दिया। अब पूरी जानकारी नहीं भी देने पे वो कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ के तौर पे लोग समझ जाते हैं। तो वैसे ही ये कम्युनिकेशन जो है ये कॉन्टेक्चुअल होता है। सेटिंग, बैकग्राउंड और कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं समझ के विकास में। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें किस सेटिंग में वो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या बैकग्राउंड है और कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कोई भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक कॉन्टेक्चुअल प्रोसेस है। देखिए कम्युनिकेशन जो है ये एक इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों तरीके से हो सकता है। कम्युनिकेशन जो है वो डेलिब्रेट तरीके से आप कर सकते हो, आप स्पेसिफिक पर्पज आपका हो सकता है, ठीक है, जानबूझकर किया जाता है, विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है इसका, या फिर अनइंटेंशनली तरीके से भी हो सकता है, एक्शंस के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, या फिर साइलेंस के थ्रू। कई बार आप देखते हो कि आपके मम्मी पापा गुस्सा होते हैं ना, तो अगर वहाँ पे कुछ रिलेटिव्स बैठे हों, वहाँ पे कुछ गेस्ट्स बैठे हों या बाहर के लोग कोई हों, तो वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपके तरफ देखेंगे और चुप रहेंगे, ठीक है। तो साइलेंस भी एक तरीके का आपको संदेश पहुँचा देगा कि आपको कुछ जो है गलत आपने कुछ किया। या फिर अगर किसी से आपने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी मैं कहीं घूमने जाऊं, और मम्मी ने आपकी तरफ देखा और कुछ बोला नहीं, तो इससे आप समझ जाओगे कि मम्मी नहीं चाहती है कि आप घूमने जाओ, है ना। फिर एक्सप्रेशन अगर दे दिया, जैसे सिर हिला दिया, तो उसका मतलब है कि हाँ ठीक है जाओ। एक बार ऐसे सिर हिला दिया तो इसका मतलब है कि भाई नहीं जाना है, तो ठीक है। तो ये जो है ना अनइंटेंशनली भी हो सकता है और इंटेंशनली भी हो सकता है, जानबूझकर या न जानबूझकर, अनजाने में भी ये हो सकता है। कम्युनिकेशन जो है आप अनजाने में अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, अपने जेस्चर्स के थ्रू, पोस्चर्स के थ्रू आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हो। वो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों हो सकता है।
आगे बढ़ते हुए देखिए कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है ना वो कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा जोर डालता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इसीलिए कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है ना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन का। तो देखिए किसी कल्चर का क्या नॉर्म है, ठीक है, क्या मानदंड है, क्या मूल्य संचार यानी वैल्यूज क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है कम्युनिकेशन स्टाइल में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में अगर बहुत ज़्यादा जेस्चर्स का यूज़ नहीं होता है, लोग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से होते हैं, लोग समझते हैं कि हाँ वो बहुत सोफिस्टिकेशन है, बहुत क्लासी लोग हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वो जो है एक ठंडा जगह है, एक बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होता है यूरोप में, है ना, तो इसीलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा मूविंग नहीं होते। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा एक्शन में क्यों रहते हैं, ज़्यादा आप देखते हो छोटे छोटे बातों पे लोग बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं, ये करने लगते हैं। तो ये इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पर काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और जहाँ भी हॉट एंड ह्यूमिड होगा वहाँ पर एक्शन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी देखते हो हमारे यहाँ कि कितने ज़्यादा एक्शन बेस्ड जो है हम लोग बातें करते हैं, हाथ हिला के, ऐसे सिर हिला के, चलते हुए, बोलते हुए ऐसे करेंगे। लेकिन देखना आप यूरोप के लोग और जो उधर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन से, बहुत कम एक्शन करते हुए, क्योंकि उनका एनर्जी उतना नहीं होता है, और उस हिसाब से वो फिर अभी तो मान लीजिए इवोल्यूशन हुआ और उसी हिसाब से वो उनका पूरा हो गया। तो देखिए कम्युनिकेशन स्टाइल का कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कैसा कल्चर है उनका और हमारा कल्चर कैसा, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, वैसा ही हमारी पर्सनालिटी भी हो जाता है और कम्युनिकेशन स्टाइल भी हो जाता है। अलग अलग कल्चर मैसेजेज को अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। आप जैसे नमस्ते हम करते हैं, तो नमस्ते हमारे यहाँ जो है, हम जब नमस्ते करते हैं ना तो ये एक बहुत ही आदर की चीज़ मानी जाती है। लेकिन कई बार आप देखोगे ना कि कई जगह पे आप अगर नमस्ते मतलब हाथ ऐसे जोड़ के अगर नमस्ते किया आपने, तो किसी कल्चर में वो गलत भी हो सकता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो है अलग अलग कल्चर में वो चीज़ें जो है अलग अलग हो सकती हैं, और इसीलिए जो कम्युनिकेशन है ना वो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग डिफरेंटली जो है इंटरप्रेट हो सकता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाता है, जिससे संभावित गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। और इसीलिए आप दूसरे कल्चर में जाते हो तो उनके एक्शंस को समझो। कहीं जो है सिर हिला के अभिवादन स्वीकार किया जाता है, कहीं चिक टू चिक अभिवादन स्वीकार किया जाता है। किसी कल्चर में जो है अगर आप किसी के बैठने से पहले आप बैठ जाए तो गलत माना जाता है, और कहीं आप नहीं बैठे तो गलत माना जाता है। तो अलग अलग कल्चर्स का अलग अलग स्टाइल है। उस चीज़ को अगर आप समझते हो तो उससे भी कम्युनिकेशन आपका बेहतर बनता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस तो होता ही है कम्युनिकेशन में। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो अगला कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है फीडबैक। तो फीडबैक जो देखिए अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो, प्रभावी संचार करना चाहते हो, तो इसके लिए फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। हमने बात किया था ना कि जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं और यहाँ पर कोई डिकोड करके मैसेज को रिसीव करता है, तो इसके आगे की एक प्रक्रिया है फीडबैक। तो फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि जो भी मैसेज हमने कन्वे किया वो मैसेज जो है ना वो सही तरीके से पहुँचा कि नहीं, ठीक है, राइट मैसेज, राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट पीपल तक पहुँचा कि नहीं। तो जो आप इंटेंड कर रहे हो, ठीक है, जो आप संदेश जो देना चाहते हो उसको सही तरीके से समझा कि नहीं, ये भी फीडबैक से पता चलता है। इससे हमारे जो भी हमने कम्युनिकेशन किया उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, और रिफ़ाइन कर सकते हैं आगे कि भाई ऐसा फीडबैक मिला कि हाँ हमारे अच्छा नहीं हुआ, अगर मुझे संदेश नहीं मिला, मुझे जो आपने मैसेज दिया वो अच्छे से नहीं मिला, तो उसको रिफ़ाइन करके दोबारा वो मैसेज को आप जो है वो भेज सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन प्रोसेस ओवरऑल इफेक्टिव बनता है, बेहतर बनता है। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो देखिए कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ही क्लोजली जो है रिलेशनशिप से भी जुड़ा होता है कि जितना बेहतर कम्युनिकेशन करोगे उतना बेहतर रिलेशनशिप फॉर्म होगा। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप जानते ही हो कि जहाँ भी आप स्मॉल ग्रुप्स में दो से अधिक लोगों से अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है तो आपके जो है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेहतर होंगे, आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, बहुत ज़्यादा आप फेमस हो गए। तो आप ये चीज़ें देखते हो ना कि आपके भी क्लास में आपने देखा होगा कि बहुत कुछ लोग जो है ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोगों से बात करते हैं, घुल मिल जाते हैं, और बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको उतने फ्रेंड्स नहीं बन पाते जितने इनके बन पाते हैं। ये फेमस हो जाते हैं, ठीक है, ये पॉपुलर होते हैं अपने कॉलेज में, हर स्कूल में ऐसा होता है ना। तो वो
चीज़ें इसलिए है क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है और इससे उनको हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो पारस्परिक संबंध है, संचार का रिश्तों का गहरा संबंध है। मजबूत संचार कौशल स्वस्थ पारस्परिक संबंधों के निर्माण और रख रखाव में योगदान करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 9वां जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो परसेप्शन। तो देखिए, व्यक्ति अपने अनुभवों यानी कि अपने जो है ना एक्सपीरियंस के बेसिस पे, दृष्टिकोण और विश्वासों के आधार पर संदेशों को समझते हैं, यानी कि मैसेजेस को जो है अंडरस्टैंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, उसको उसकी व्याख्या करते हैं। यह व्यक्ति परकता एक ही संदेश की विविध व्याख्याओं को जन्म दे सकती है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये जो सब्जेक्टिविटी है ना, इससे एक ही सेम मैसेज अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। आपने कुछ मैसेज दिया और वो काफ़ी लोगों तक आपने पहुंचाया, तो अलग अलग लोगों के लिए वो मैसेज अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो जो इंडिविजुअल्स, जो भी लोग हैं, जिस किसी भी मैसेज को वो समझते हैं और इंटरप्रेट करते हैं ना, तो वो उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनके एटीट्यूड क्या है, उनका बिलीफ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कंट्री में रूलिंग पार्टी हो, ठीक है, और आपने बहुत अच्छा काम किया और उसका संदेश आपने पूरे कंट्री में दिया। तो वो संदेश आपने दिया, तो जो आपके अपोजिशन पार्टी है ना, और या फिर जो भी अपोजिशन के लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो आपके अगर कोई अच्छा भी काम होगा ना, तो उसको कहेंगे कि नहीं नहीं यार, ये ऐसे कर दिया इसने, तो ये काम किया वो काम किया, है ना। तो उससे क्या होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो ये वाले पार्टी के साथ अच्छा नहीं है, उनका बिलीफ नहीं है इस पार्टी में, उनका एटीट्यूड इसीलिए चेंज होता है। और इसीलिए वही सेम मैसेज जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मैसेज माना जाएगा, वही सेम मैसेज उनके लिए उनके अपोजिशन पार्टी के लिए सही नहीं लगता है। तो इसलिए परसेप्शन जो है ना, वो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कैसे परसीव करते हैं वो बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ द पर्सन। तो देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो पर्पसफुल होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और अभी जो है कम्युनिकेशन अलग अलग पर्पजेज को सर्व करता है ना, यानी कि अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करता है। जैसे किसी का उद्देश्य हो सकता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, किसी का उद्देश्य हो सकता है किसी को परसुएड करना। जैसे हमने देखा था ना कि जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो परसुएड करते हैं लोगों को। वो क्या करते हैं कि भाई अपनी बातों को बताते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं अपनी बातों पे। तो वो चीज़ें जो है अलग हो जाती हैं। वही किसी के लिए जो है ये एंटरटेनमेंट का एक साधन हो सकता है कम्युनिकेशन, वही कोई जो है अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, ठीक है। तो पर्पस जो है ना वो अलग अलग हो सकता है, और ये पर्पस जो है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन चैनल आप यूज़ कर रहे हो और क्या स्टाइल रहेगा कम्युनिकेशन का, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप का पर्पज कोई फॉर्मल पर्पज है तो उसके लिए आप एक फॉर्मल चैनल का यूज़ करोगे। अगर इनफॉर्मल पर्पज है तो आप जो है इनफॉर्मल चैनल का, आप डायरेक्टली किसी से जाकर बात कर लोगे। भाई अगर फॉर्मली होगा तो आप उनका पहले उनकी सहमति लोगे या फिर उनसे जो है आज्ञा लोगे, फिर उनसे बात करोगे, है ना। तो ये पर्पस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन का। अगले कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक पे चलें तो देखिए, ये चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ना वो अलग अलग चैनल्स से हो सकता है, हमने देखा ही, ठीक है। अलग अलग संचार के चैनल हो सकते हैं, जैसे कि कोई फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकता है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर सकता है, कोई ईमेल के थ्रू, कोई फ़ोन कॉल के थ्रू, कोई सोशल मीडिया के थ्रू। तो जो चॉइस होता है ना चैनल का, ये मैसेज का कैसा नेचर है और ऑडियंस कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसा मैसेज भेजना चाहते हो। अगर आपका मैसेज रिक्वायर करता है कि आप फिजिकली प्रेजेंट रहो तो आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करोगे। अगर आपका मैसेज ऐसा है कि आपको चाहिए कि आप लिख के जो है अपने संदेश को देना चाहते हो, तो वो होना चाहिए, वो फिर आप वैसे दोगे रिटन डॉक्यूमेंट में। तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मैसेज, और ऑडियंस कैसे समझती है आपकी बातों को। क्या ऑडियंस जो है वो आपके ऑडियो विजुअल मीडियम से ज़्यादा बेहतर समझती है या फिर रिटन मीडियम से, वो आपको डिसाइड करना होता है। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है बैरियर्स। जो कम्युनिकेशन का होता है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक ही है। देखिए, कम्युनिकेशन करते समय बहुत सारे बाधाएं आती हैं, ठीक है। जैसे लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं, भाषाई अंतर, नॉइज़ हो सकता है, ठीक है। नॉइज़ मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए अगर आपके मीडियम में जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने नेटवर्क का देखा था कि अगर इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गया और आपका मैसेज जो है काफ़ी लेट पहुंचा, उससे भी वो भी एक नॉइज़ के तौर पे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, कि लोगों का जो है वो कैसा मनोवैज्ञानिक कारक कैसे हैं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग साइकोलॉजी होती है, तो चीज़ों को समझने में भी और कम्युनिकेशन को भी वो हो सकता है ना समझ पाएँ, जो आप कहना चाहते हो वो उन तक ना पहुँचे, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है आपके कल्चर में जो चीज़ें होती हों दूसरे कल्चर में उसको गलत माना जाता हो, ठीक है। तो इससे
जो है प्रभावी संचार में बाधा आ सकता है। इट कैन इम्पीड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इन बाधाओं को पहचानना, आइडेंटिफाई करना और इनको ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन बैरियर्स को हम ओवरकम कर लेते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट बन जाता है। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो इमोशंस जो होते हैं ना, वो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, एक मैसेज को आप कैसे कन्वे कर रहे हो और कैसे वो रिसीव हो रहा है, ये जो है इमोशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर किसी से आपका इमोशनल अटैचमेंट है तो अगर आप कुछ गलत भी कम्युनिकेट करोगे तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, गलती से हो गया। लेकिन अगर आप फॉर्मली कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ इमोशनल फैक्टर नहीं होता है, तो फिर वो मैसेज को आपके मैसेज को गलत ही माना जाएगा। और आपको जो है ना, लोगों के इमोशंस को समझना चाहिए, और उस जिसको आप समझोगे तो वो आपके अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तभी आप लोगों के इमोशंस को समझोगे। देखिए, कई बार जो है, जो हमने बात किया ना कि लीडर्स जो होते हैं, जो नेता होते हैं, वो लोगों के इमोशंस से खेलते हैं। लोगों को जाति में, धर्म में बांटेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राउंड वो चाहेंगे कि लोग जो है सेग्रीगेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, और फिर उनके पार्टी को वोट दें, जिनको वो टारगेट करते हैं उनसे वो वोट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो इमोशनल करते हैं आपको कहते हैं कि फलां पार्टी वाले ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको ऐसा करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इमोशनल लेवल पे ये लोग खेलते हैं। तो वो चीज़ें, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता ही है कम्युनिकेशन में। एथिकल कंसिडरेशन भी रखना चाहिए। देखिए, कम्युनिकेशन जो है ना, वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। मतलब जब भी आप कम्युनिकेट करो ना, तो आपके कम्युनिकेशन में, ठीक, आपके कम्युनिकेशन में ट्रुथ होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी होना चाहिए, यानी कि सच्चाई होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी होना चाहिए। अगर आप कोई गलत कम्युनिकेशन कर रहे हो, डिसेप्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, तो इससे ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ सकते हैं। आगे चल के लोग आपके बातों पे हो सकता है बिलीव ही ना करें, क्योंकि आप जो है वो गलत कम्युनिकेशन कर दे रहे हो। तो एथिकल कंसिडरेशन, द कम्युनिकेशन शुड बी एथिकली अडहीर्ड, और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने चाहिए। तो ये हमारे कम्युनिकेशन का जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो है 15th, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होता है। तो देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रहा है ना, वैसे वैसे कम्युनिकेशन करने का, जो संचार करने का जो तरीका है, वो भी बदल रहा है। आज के डेट में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है पहले के मुकाबले, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। पहले हम पत्र का वेट करते थे, कोई लेटर आता था उसको, फिर टेलीफ़ोन का ज़माना आया तो फिर टेलीफ़ोन में भी बहुत पैसा लगता था, तो इस वजह से भी बहुत कम ही लोग एक साथ अपने मैसेज दे देते थे, और कम शब्दों में। फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया, और इंटरनेट भी जब तक महंगा था तब तक भी इतना नहीं, लेकिन आज की डेट में तो इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया और बूम आ गया है। लगभग सभी के पास स्मार्टफोन है, तो वी कैन ईजिली talk or interact on video call. We can use voice call also, as well as email and instant मैसेजिंग ऐप्स आ गए हैं, जो जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम आ गए हैं। तो इनका यूज करके भी लोग क्या करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। लेकिन अपने साथ ये चैलेंजेस भी लेके आता है। ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि भाई मिस इंटरप्रेट हो जाए, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो ना पहुँचे। क्योंकि देखिए, एक तो यहाँ पर डिजिटली बहुत ज़्यादा, अगर इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गया, अगर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसके साथ साथ आजकल क्या हो रहा है ना कि ये डीप फेक नाम की एक चीज़ भी चल रही है। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका गलत वीडियो भी आ जाता है, और उनका वीडियो वो नहीं होता है। बट विद द यूज़ ऑफ डीप फेक, पीपल जस्ट यूज़ द सेलिब्रिटीज़ फेस, एंड दे क्या करते हैं, वो दे जस्ट पुट द फेस इनटू समबडीज़ वीडियो, और फिर आपको लगता है कि वो उनका ही वीडियो है। तो ये डीप फेक जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। किसी का वॉइस यूज़ कर लेना और उसका यूज़ करके उनके फैमिली से पैसे लोग आजकल मांग रहे हैं, ये जो है अलग तरीके का स्कैम चल रहा है। तो बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, और यही चैलेंजेज हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, जो टेक्नोलॉजी है उसके, और इससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने संचार में बदल दिया है, जिससे ये तेज़ और अधिक सुलभ हो गया है। हालांकि यह डिजिटल संचार में गलत व्याख्या की संभावना जैसी चुनौतियाँ भी पेश करता है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि गलत इंटरप्रेट कर लो मैसेज को, क्योंकि आपका जो है डेटा कनेक्शन बढ़िया ना हो, या फिर अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन या फिर आपका नेटवर्क कनेक्शन बढ़िया ना हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन रहा। आई होप कि इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हमने 15 कैरेक्टरिस्टिक देखे, वो आपको अच्छे से समझ में आए हों कि क्या क्या विशेषताएं हैं संचार की, क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम निष्कर्ष पे
पहुँचते हैं, निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स को हटा के, ठीक है, और उसके बाद होता है कई सारे संचार बाधाओं के परिणाम स्वरूप संचार टूट सकता है, जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक भी हो सकता है, और इसका श्रेय जो है ना वो या तो सेंडर को जाएगा या रिसीवर को जाएगा। जब भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उनको हटा के कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। और अगर ये बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इससे कम्युनिकेशन जो है आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा और बेहतर तरीके से नहीं होगा। इसलिए अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो ना तो आपको इन बैरियर्स को भी समझना होगा, ठीक है। राइट चैनल को आपको चुनना होगा। सही चैनल अगर आप चुनोगे कम्युनिकेशन के लिए, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपने मैसेज के हिसाब से, आपके ऑडियंस कैसा है, किन मीडियम से, किन माध्यमों से वो समझता है मैसेज को, वो ऑडियो विजुअल में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेगा या फिर रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसा मीडिया चैनल, आप कैसा चैनल चूज करते हो फॉर कम्युनिकेशन। क्योंकि देखिए रॉन्ग मीडियम अगर आपने चुना ना तो उससे पूरा का पूरा मैसेज जो है वो प्रभावित हो जाएगा। तो कंक्लूज़न में यही कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि टोन और बॉडी लैंग्वेज भी इसमें आता है, इसमें जेस्चर्स का भी इस्तेमाल होता है। और ये ना क्या होता है कि आप बोल के भी, यानी वर्बली एंड नॉन वर्बली दोनों तरीके से आप कर सकते हो कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है वर्बल कम्युनिकेशन को, एक जो है ना हायर ग्राउंड देता है। तो ये हमने कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब हम एज़ यूजुअल अपने आगे बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए कम्युनिकेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है क्या, या फिर नॉन कॉन्टेक्चुअल होता है यानी गैर प्रासंगिक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ से क्या होता है क्या कम्युनिकेशन, वन वे प्रोसेस होता है क्या, या फिर नॉन कॉन्टेक्चुअल होता है क्या, जो गैर प्रासंगिक तरीके से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है नॉन वर्बल ओनली होता है क्या, और या फिर टू वे प्रोसेस होता है। तो सोचिए, सोच के बताइए, आपके पास हैं 5 सेकंड्स। तो देखिए जो कम्युनिकेशन है वो एक दो तरफा प्रक्रिया होता है, टू वे प्रोसेस होता है। हमने पढ़ा था ना कि एक सेंडर होते हैं और एक रिसीवर होते हैं। यहाँ से मैसेज जब सेंड किया जाता है ना तो यहाँ से एक फीडबैक भी जाता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं टू वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस नहीं है। तो यूनी डायरेक्शनल तो बिल्कुल नहीं है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है, नॉन कॉन्टेक्चुअल नहीं, कॉन्टेक्चुअल होता है, नॉन वर्बल नहीं, वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ होता है, और एक टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फैक्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन स्टाइल, कौन सा कारक संचार शैलियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पहला है क्या टेम्परेचर होगा क्या, जो तापमान है उससे कम्युनिकेशन पर इफेक्ट आता है। कल्चरल नॉर्म्स, इससे इफेक्ट आता है। जियोलॉजिकल लोकेशन, भूवैज्ञानिक स्थान से आता है क्या, या फिर क्लोथिंग के प्रेफरेंसेस क्या हैं, कपड़ों की क्या प्राथमिकताएं हैं, उससे आता है क्या। आप एक बार सोचिए, सोच के बताइए, हमने आज ही पढ़ा है इसको, तो सोच के बताइए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन के स्टाइल को। तो आई होप कि आपने सोच लिया हो। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सांस्कृतिक मानदंड, यानी कल्चरल नॉर्म्स। आपका जो पर्टिकुलर कल्चर आप फॉलो कर रहे हो उसके क्या मानदंड है, उसका क्या नॉर्म है। इंडिया में हमारा कल्चर अलग है जबकि वेस्टर्न कल्चर अलग होता है, तो उससे हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल पे भी बहुत इफेक्ट आता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये, अगर कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करें तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाई इज़ फीडबैक इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, संचार में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है कि फीडबैक से प्रोसेस स्लो डाउन होता है क्या, ये समझ में बाधा डालता है, ये होगा क्या। इट हिंडर्स अंडरस्टैंडिंग, इट इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग, या समझ सुनिश्चित करता है, या फिर इट इज़ ऑप्शनल या वैकल्पिक होता है। क्या होगा इसका सही आंसर, आप सोचिए, सोच के बताइए, आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा यह समझ सुनिश्चित करता है, यानी इट इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए जब फीडबैक आता है ना तो इससे आप श्योर हो जाते हो कि जो आपने मैसेज दिया वही पहुंचा या फिर कुछ गलत मैसेज पहुंच गया। तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ को ये सुनिश्चित करता है, इट इंश्योर करता है कि समझ जो है ना वो आपके मैसेज को जो सही तरीके से पहुँचा कि नहीं पहुँचा वो आप सुनिश्चित कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ फीडबैक।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए आपके कितने स्कोर्स आए जरूर बताइएगा व्हाट्सएप के ग्रुप में कि 5 में से क्या स्कोर आए, और ये लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तो प्रभावी संचार में क्या बाधा हो सकती है, व्हाट कैन बी अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर संदेश स्पष्ट तरीके से आप जो है साझा कर रहे हो तो वो बाधा हो सकता है क्या। क्लैरिटी इन मैसेज। शेयर्ड लैंग्वेज, अगर साझा भाषा मतलब एक ही भाषा अगर यूज कर रहे हो तो उससे क्या बैरियर हो सकता है क्या आपके कम्युनिकेशन में। नॉइज़, क्या नॉइज़ एक बाधा के तौर पे काम करता है। कल्चरल होमोजिनिटी यानी सांस्कृतिक एकरूपता, इससे भी बाधा होता है क्या। देखिए चारों ऑप्शन हैं, आपको आप सोच के बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आई होप कि आपने करेक्ट आंसर सोच लिया हो। इसका सही आंसर होगा नॉइज़, सी। जो सी ऑप्शन है वही सही होगा। नॉइज़ जो है ना ये एक बैरियर के तौर पे काम करता है। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो यहाँ पर सेंडर होता है और यहाँ पर रिसीवर होते हैं, और इनके बीच में अगर कुछ नॉइज़ जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई टेक्निकल एरर आ गया, अगर वो डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो, अगर वो रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, और ये क्या हुआ लेटर जो है वो कोई आकस्मिक तरीके से बारिश आई और जो पोस्टमैन है उन्होंने लेटर को ही भिगा दिया, जिससे पूरा मैसेज जो है वो बेकार हो गया, तो उससे नॉइज़ पैदा होता है कम्युनिकेशन में। इसी को हम कहते हैं कि ये एक रुकावट के तौर पे, एक बाधा के तौर पे काम करता है। तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर हो सकता है तो वो नॉइज़ है। मैसेज अगर क्लियर होगा तो वो तो और इफेक्टिव होगा कम्युनिकेशन। लैंग्वेज अगर आप शेयर कर रहे हो, सेम लैंग्वेज दो लोग बोल रहे हैं तो और बेहतर कम्युनिकेशन होगा। अगर होमोजिनिटी है, एक तरीके का ही कल्चर है, तो फिर वो भी एक बेहतर संदेश पहुंचेगा वहाँ पे। तो फिर इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन एडिशन टू वर्बल एलिमेंट्स व्हाट एल्स कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिकेशन। मौखिक तत्वों के अलावा संचार में और क्या योगदान देता है। तो देखिए वर्बल एलिमेंट्स तो देते ही हैं संचार में, इसके अलावा क्या कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है। पहला है तापमान यानी टेम्परेचर, दूसरा है सांस्कृतिक मानदंड यानी कल्चरल नॉर्म्स, तीसरा है नॉन वर्बल एलिमेंट्स यानी अशाब्दिक तत्व, और चौथा है जियोग्राफिकल लोकेशन यानी भौगोलिक स्थिति। तो सोचिए, सोच के बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए कम्युनिकेशन में आप जो है टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं है, टेम्परेचर से मतलब नहीं है कम्युनिकेशन का, जियोग्राफिकल लोकेशन से मतलब नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर वर्बल एलिमेंट्स का, तो देखिए वर्बल एलिमेंट के अलावा कल्चरल नॉर्म जो होता है वो तो करता ही है, लेकिन वो कम्युनिकेशन के स्टाइल को, ठीक है, कम्युनिकेशन के स्टाइल को वो अफेक्ट करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या हो रहा है उसमें वर्बल के अलावा नॉन वर्बल भी शामिल होता है। ठीक है, मतलब शब्द का तो आप यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन जो गैर शाब्दिक चीज़ें हैं या फिर अशाब्दिक तत्व हैं, फॉर एग्जांपल योर बॉडी लैंग्वेज, फिर योर जेस्चर्स, ठीक है, योर साइकोलॉजिकल कंडीशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी कि आप कम्युनिकेशन जो है वो कैसा कर रहे हो, है ना। तो नॉन वर्बल एलिमेंट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अशाब्दिक तत्व इसका जो है सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपके जो है इन क्वेश्चंस को आप बेहतर ढंग से समझे होगे। आपके क्या स्कोर रहे ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में, और ये लेक्चर ओवरऑल कैसा लगा उसको भी आप साझा करिएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने का। और जो है इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और मिलता हूँ आपसे नए लेक्चर में। धन्यवाद।